So hello everyone, I welcome you all on Forum IAS YouTube channel. And पिछले लेक्चर में हमने 2013 के बारे में 2013 के क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था और ये हमने देखा था कहाँ पे कौन सी ट्रिक्स, क्या लॉजिक, ठीक है, क्या फंडा लगता है, ये सारी चीजें हमने देखी थी। और 11 क्वेश्चंस में मैंने इन सारी चीजों को प्रूव भी किया था, ठीक है, प्रूव भी किया था। सेम वे 2014 के प्रीलिम्स में बहुत सारा आर्ट एंड कल्चर आया था व्हेन आई अपीयर्ड फॉर 2014, तो बहुत सारा थोड़ा सा देयर वाज अ पैराडाइम शिफ्ट फ्रॉम 2013 टू 2014, बट स्टिल आई वाज able to clear it despite I was actually overconfident। 2013 में अच्छा गया था पेपर, I got very high marks and those marks were even higher than the topper of that year, ठीक है। तो फिर काफी कॉन्फिडेंट था, लेकिन मैं 2014 में फिर 15-20 दिन की पढ़ाई करी थी और काफी क्वेश्चंस मुझे नहीं आ रहे थे, इफ आई टेल यू माय स्टोरी। पर फिर भी देयर वाज काइंड ऑफ एक नैक जो था वो थोड़ा सा डेवलप कर लिया था मैंने, और एक आइडिया लग गया था कि कैसे क्वेश्चंस होते हैं। और क्वेश्चंस के अंदर बेसिकली यूपीएससी कुछ हिडन इंफॉर्मेशन देती है। इफ यू आर एबल टू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑफ दैट क्वेश्चन, ठीक है, the knowledge behind that knowledge, the basic purpose of that question, and if you're able to decipher the tone of that question, basically अगर मैं बोलूं तो क्वेश्चन की टोन को पकड़ना होता है। क्वेश्चन की टोन किस तरीके से रखी गई है, यूपीएससी किस तरीके से उसने वर्ड्स का चुनाव करके उस स्टेटमेंट को फॉर्म किया है, उससे बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है, ठीक है, बहुत ज्यादा मदद मिल जाती है। तो उन्हीं जो भी मेरी लर्निंग रही है अपने पिछले कई सालों के एक्सपीरियंस से, उसी लर्निंग को आई विल बी शेयरिंग इन, जैसा कि मैंने बताया था, 4 घंटों में, आने वाले 4 घंटे की टोटल सीरीज होगी, 8 लेक्चर्स होंगे, तो बने रहेगा। 2014 का चलिए पेपर डिस्कशन शुरू करते हैं, जिसमें लगभग 20+ क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आपने ये सारे लेक्चर्स देखे तो एटलीस्ट यू विल बी एबल टू इंक्रीज योर प्रीलिम्स स्कोर बाय 20 मार्क्स, ठीक है, ये मेरा भरोसा है। और जो अगर मैं मीडियन स्कोर बताऊं जो कट ऑफ की जाती है, ठीक है, कट ऑफ की जो मीडियन स्कोर जाती है, तो मैक्सिमम जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं इसी कट ऑफ के इर्द गिर्द होते हैं, ठीक है। किसी का 1 नंबर से, किसी का आधे नंबर से, 2.5 नंबर से, 4 नंबर से अनफॉर्चुनेट तरीके से नहीं सिलेक्शन हो पाता है। तो आई थिंक फॉर सच स्टूडेंट, दोज हु आर diligent, those who have prepared well for this exam, and those who are actually willing to clear this exam, this series is for them, and I will be grateful if I can be any help to this, ठीक है। तो चलिए शुरुआत करते हैं 2014 के पेपर से। So question number 1, what are the significance of a practical approach to sugarcane production known as a sustainable sugarcane initiative, ठीक है, सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, ये पूछा है। अब एक तो तरीका ये है कि भाई आपको पता है, ठीक है, यू नो ऑल द थिंग्स, पर ऐसा होता नहीं है। तो दूसरा तरीका ये है कि थोड़ा सा कोशिश करते हैं क्वेश्चन को समझने की, पढ़ने की। मान लिया कि सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव के बारे में कुछ नहीं आता, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। भाई देखो, एक तो पहली बात यह कि सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव वर्ड यूज किया है, यानी कि ये एक तरीके से अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज होगी। तो पॉजिटिव चीज का जो एप्लीकेशन होगा वो हमेशा, देखो याद रखना कि अगर कोई पॉजिटिव क्वेश्चन है, पॉजिटिव इनिशिएटिव है, तो उसका जो इंपैक्ट होगा वो सारे पॉजिटिव ही होंगे, ठीक है, सारे पॉजिटिव ही होंगे। अगर जैसे सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, यानी एक अच्छा इनिशिएटिव है क्योंकि सस्टेनेबल वर्ड भी जुड़ा हुआ है इसके साथ। इसका मतलब यह है कि इसके जो आउटकम होंगे, लाइकली आउटकम होंगे, दैट विल बी पॉजिटिव, अच्छा ही उसका अच्छा आएगा रिजल्ट। तो भाई पहला अच्छा रिजल्ट तो ये हो गया कि सीड जो कॉस्ट है, जो इनपुट कॉस्ट ऑफ एग्रीकल्चर है, दैट विल गो डाउन, ठीक है। तो ये है। ड्रिप इरिगेशन भी काफी अच्छे से कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, ड्रिप इरिगेशन भी अच्छी चीज है। दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, दिस इज ऑल्सो पॉजिटिव, पॉजिटिव के साथ जाएगा।
There is no application of chemical and inorganic fertilizer at all in this. This is a very assertive statement कि भाई किसी भी तरीके के केमिकल या इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर का इस्तेमाल होता ही नहीं है. वेरी असर्टिव स्टेटमेंट, इट मींस इट इज रॉन्ग. तो थर्ड वन वाले को अगर हमने एलिमिनेट कर दिया तो हमारा ऑप्शन तो वैसे भी आ गया 1, 2 एंड 4. ठीक है. द स्कोप फॉर इंटरक्रॉपिंग इज मोर इन दिस कंपेयर टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ कल्टीवेशन. इंटरक्रॉपिंग भी एक पॉजिटिव चीज है. तो 1, 2 एंड 4 दे आर पॉजिटिव आउटकम ऑफ सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव. ठीक है. तो पॉजिटिव वाला पॉजिटिव के साथ जाएगा. यही अभी देखना, ये जो पॉजिटिव वाला मैं फिलोसफी बता रहा हूं, आने वाले जब हम कुछ सालों के और पेपर डिस्कस करेंगे तो देखना ये 100% ट्रू है, 100% इनफेलिबल ट्रिक है. ठीक है. तो थर्ड वन वाला हट जाएगा एंड 1, 2 एंड 4 बी इज आवर राइट आंसर. आ गया. नहीं पढ़ा था हमने सस्टेनेबल शुगर केन इनिशिएटिव, फिर भी थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज किया, लॉजिक लगाया, आंसर फट के बाहर आ गया. ठीक है. चलो क्वेश्चन नंबर 10 विथ रेफरेंस टू वेटलैंड इंटरनेशनल. ठीक है. अब देखो इस क्वेश्चन में दो अलग अलग चीजें यूज होंगी, दो अलग अलग नॉलेज है. हमेशा याद रखना किसी भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के सामने अगर इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने इंटरनेशनल जुड़ा हुआ है जनरली, ठीक है, मोस्ट ऑफ द टाइम इट विल बी एन एनजीओ. चाहे वेटलैंड इंटरनेशनल हो गया, एमनेस्टी इंटरनेशनल हो गया, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल हो गया, ठीक है, वेटलैंड इंटरनेशनल हो गया. ठीक है. तो ये सारे बेसिकली एनजीओज होंगे. दे विल नॉट बी इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन अलग होती है. इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि सार्क, यूनाइटेड नेशन, नेटो, ठीक है, एशियान, ठीक है, G20, या ये दीज आर बेसिकली इंटर गवर्नमेंटल जिसमें सरकारें सिर्फ होती. ये एनजीओ है. IUCN एनजीओ है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल एनजीओ है, एमनेस्टी इंटरनेशनल एनजीओ है. तो जिस भी ऑर्गेनाइजेशन के साथ इंटरनेशनल वर्ड जुड़ा होता है, कुछ एक्सेप्शंस होंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये एनजीओ होती है. तो पहला वाला हो गया गलत. ठीक है. अब दूसरा वाला पढ़ते हैं. अब इस स्टेटमेंट को पढ़ो कि भाई एक एनजीओ है, ये फील्ड में काम करती है, नॉलेज को मोबिलाइज करती है ताकि इसके प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस का इस्तेमाल करते हुए हम पॉलिसीज में बेहतर सुधार कर सकें. वी कैन हैव अ पॉजिटिव इंटरवेंशन इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स. ठीक है. इन द फील्ड ऑफ मैनेजमेंट ऑफ वेटलैंड्स. ठीक है. तो क्या होगा, ये सही होगा. अच्छी अच्छी बातें कही गई हैं इसके बारे में. और एनजीओ है तो क्या करेगी, अच्छा ही कुछ करेगी, ऑब्वियस सी बात है. एक इंटरनेशनल एनजीओ है तो कोई भी बात दावे के साथ नहीं कही जा रही है इस स्टेटमेंट में. इस स्टेटमेंट को इफ यू रीड इट अगेन एंड अगेन, ट्राई टू लर्न, try to understand the philosophy behind or the hidden content, और दूसरे शब्दों में कहें तो उस स्टेटमेंट के पीछे जो फीलिंग है उसको समझने की कोशिश करो. इसमें फीलिंग क्या है कि भाई एक एनजीओ है, ग्राउंड लेवल पे काम करती है, लोगों की नॉलेज को मोबिलाइज करती है, लोगों को मोबिलाइज करती है ताकि वेटलैंड्स को हम अच्छा प्रोटेक्शन दे सकें. ठीक है. तो सही होगा. गलत कोई भी चीज इसमें दावे के साथ नहीं कही जा रही. इसमें ये नहीं कह रहे कि ये बहुत सारा पैसा देती है, और ये नहीं कह रही कि इसने दुनिया के सारे वेटलैंड्स को बचा लिया है, या कुछ भी ऐसी कोई बात दावे के साथ नहीं कही जा रही है. ठीक है. कोई भी चीज या कोई बहुत ही फैक्चुअल चीज नहीं कही जा रही है कि भाई इसको अभी नोबेल पीस प्राइज मिला है, या कुछ ऐसा कुछ ऐसा कोई चीज, फैक्चुअल चीज भी नहीं है. बहुत ही जनरल सा एक स्टेटमेंट है, बहुत ही बड़े स्कोप का क्वेश्चन है. देखो एक चीज और याद रखना कि स्टेटमेंट में जितना ही सब्जेक्टिव वर्ड्स यूज हो, ठीक है, जितना ही सब्जेक्टिव वर्ड्स यूज हो, जितने ही ब्रॉड स्कोप का स्टेटमेंट हो, ठीक है, उसके सही होने की संभावना ज्यादा होती है. संभावना क्या मतलब 100% वो सही होता है.
जिसमें भी कोई बात दावे के साथ नहीं कही जा रही, बहुत फैक्चुअल कोई चीज नहीं पूछी जा रही, जनरल सा स्टेटमेंट दिया है कि अच्छा अच्छा काम करते हैं, लोगों को मोबिलाइज करते हैं, ग्रासरूट लेवल पे काम करते हैं, ऐसा कुछ पूछा हुआ है। ऐसा भी नहीं कह रहा कि ये साउथ अमेरिका में काम करते हैं या सिर्फ दे ओनली वर्क इन साउथ एशियन नेशन, ऐसा भी कुछ नहीं बोल रहा है। जनरल सा स्टेटमेंट है कि भाई कि ग्राउंड लेवल पे काम करते हैं, ये सारी चीजें, तो ये सही होगा। ठीक है, तो 2 विल बी आवर राइट आंसर, बी विल बी आवर राइट आंसर। ठीक है, चलो अब अगला है कि भाई which of the following phenomena might have influenced the evolution of organism? Might have is the might of this question. ठीक है, इस पूरे क्वेश्चन का जो क्रक्स है वो माइट वर्ड में जुड़ा हुआ है। माइट मतलब संभावना है, हो सकता है, हो सकता है, तो होने को तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो जब स्टेटमेंट में ही माइट आ गया तो जितने भी ऑप्शन होंगे वो सारे सही होंगे। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी से हम ऑर्गेनिज्म के इवोल्यूशन सीख सकते हैं, हाँ, ग्लेशियल स्काई साइकिल से सीख सकते हैं, हाँ, हबल टेलीस्कोप से जान सकते हैं, हाँ, सैटेलाइट मून मिशन से, मार्स मिशन से जान सकते हैं, हाँ, लीगो या न्यूट्रिनो ऑब्जर्वेटरी से जान सकते हैं, हाँ। ठीक है, इवोल्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म, अर्थक्वेक से इवॉल्व हुआ, organisms evolved, might have evolved because of the earthquake, yes, might have evolved because of the meteors, ठीक है, meteors striking the surface of the earth, yes, might have evolved due to big bang or some kind of cosmic waves, yes, might have evolved due to जादू, ठीक है, yes, might have evolved due to some kind of शैतान scientist jackal, yes, तो सारे सही होंगे बिकॉज माइट वर्ड इज यूज, इट मींस क्वेश्चन ये कह रहा है कि हो सकता है, प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है, तो ये सारे ऑप्शन सही होंगे। समझ में आया? समझ में आ रहा है क्या कहने की कोशिश कर रहा हूं? इस चीज को समझना थोड़ा जरूरी। ठीक है, अगला है, अदर देन पोचिंग, what are the possible reason for the decline in the population of Ganges river dolphin? ठीक है, गंगा रिवर डॉल्फिन की पॉपुलेशन डिक्लाइन होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं? तो पहला है कंस्ट्रक्शन ऑफ डैम्स एंड बैराजेस ऑन रिवर। ठीक है, पॉसिबल रीजन पूछा है, तो अब देखो ये क्रोकोडाइल वाला समझ में नहीं आ रहा कि भाई क्रोकोडाइल कहां से आ जाएगा कि क्रोकोडाइल की पॉपुलेशन बढ़ रही है इसकी वजह से गंगा, तो ये हट जाएगा, तो 2 हट जाएगा, तो आप देखोगे कि आपका आंसर आ जाएगा 1, 3 एंड 4। और देखोगे एनसीईआरटी में गंगा रिवर डॉल्फिन के ऊपर एक छोटा सा, आप देखोगे मैं आने वाले पेपर में जब डिस्कस करूंगा, एक छोटा सा ब्लॉक दिया हुआ है एनसीईआरटी, ज्योग्राफी की एनसीईआरटी में, जिसमें गंगा रिवर डॉल्फिन का फोटो बना हुआ है और उसके बारे में 1-2 लाइन लिखी हुई है, लेकिन बाकी सारी चीजें नहीं लिखी हुई है। ये आपको खुद इंटरनेट पे थोड़ा बहुत गंगा रिवर डॉल्फिन के बारे में पता करना होगा। ठीक है, फिर आप देखोगे अगले आई थिंक 2014 में, 2016-17 में फिर से गंगा रिवर डॉल्फिन पूछा है, 2020 में दे हैव आस्क्ड अबाउट इरावदी डॉल्फिन। ठीक है, इरावदी डॉल्फिन के बारे में क्वेश्चन पूछा है। तो इसी तरीके से गेटिंग ट्रैप्ड इन फिशिंग नेट्स एक्सीडेंटली, एक्सीडेंट से फिशिंग नेट्स में आ जाते हैं, हाँ हो सकता है भाई। सिंथेटिक फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स का यूज होता है जिसकी वजह से भाई इनको प्रॉब्लम होती है, हाँ हो सकता है भाई। मरीन पोल्यूशन, तो 1, 3 एंड 4 विल बी द राइट आंसर, सी विल बी आवर राइट आंसर। बहुत आसान क्वेश्चन है, नहीं जानते थे फिर भी कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 16 इज थोड़ा सा नॉलेज वाला खेल है, ब्रोमिनेटेड फायर हाइड्रेंट्स के बारे में पूछा है, फ्लेम रिटार्डेंट्स। अब देखो ब्रोमिनेटेड, अब ये क्वेश्चन जो है थोड़ा सा दिमाग का यूज करेंगे तो ये परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स के बारे में क्वेश्चन है। एंड एज यू नो दैट परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं, आई थिंक स्टॉकहोम कन्वेंशन से है परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो persistent organic pollutant की there are few properties that they are basically halogens,
हैलोजेंस यानी कि इसमें या तो ब्रोमीन होगा या तो फ्लोरीन होगा या क्लोरीन होगा या आयोडीन होगा। दीज आर द बेसिकली हैलोजेंस, दे आर कंसिडर्ड एज हैलोजेंस। ठीक है, फिर ये है कि दे आर हाईली रेसिस्टेंट टू डिग्रेडेशन। ठीक है, तीसरा होगा कि दे आर फैट सॉल्युबल, दे आर फैट सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल नहीं होते। तो इनके साथ क्या होता है, फैट सॉल्युबल होने की वजह से क्या होता है, दीज कंपाउंड व्हेन दे एंटर आवर बॉडी, इंस्टेड ऑफ गेटिंग डाइजेस्टेड इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, दे गेट एब्सॉर्ब्ड बाय आवर फैट टिश्यूज, आवर टिश्यू विच कंटेन्स फैट। तो हमारी बॉडी के अंदर एब्सॉर्ब हो जाता है, दे आर नो मोर पार्ट ऑफ द डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम का पार्ट होता है तो एक्सक्रीशन के थ्रू, यूरिन और ह्यूमन फेकर के थ्रू बाहर निकल जाता। लेकिन वो डायरेक्टली क्या होता है कि दीज पॉल्यूटेंट, परसिस्टेंट ऑर्गेनिक पॉल्यूटेंट, जिनको वी ऑल्सो कॉल देम डर्टी डजन, डर्टी डजन। ठीक है, 12 ऐसे पीओपीज हैं जिसमें एल्ड्रेन, डाएल्ड्रेन, हेप्टाकोलोर और ऐसा करके 12 हैं, देख लेना इसके बारे में, डर्टी डजन। तो दे गेट डायरेक्टली एब्जॉर्ब इन आवर बॉडी एंड जिसकी वजह से दे हैव बायोमैग्निफिकेशन, बायो कॉन्सेंट्रेशन या बायो एक्यूमुलेशन, कुछ भी कह लो, थोड़ा सा माइनर डिफरेंस है, वो जब इन्वायरमेंट पढ़ोगे तो उसमें देख लेना। ठीक है, अब ये पूछा है कि ब्रोमिनेटेड फायर रिटार्डेंट्स आर मेनी हाउस होल्ड प्रोडक्ट। चलो अगर मान लो ये नहीं पता था कि भाई ये पीओपीज है, तो हाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। देखो, एक तो ये है कि फ्लेम रिटार्डेंट है, एक केमिकल चीज है। ठीक है, एक केमिकल चीज है, मतलब कि थोड़ा सा नेगेटिव चीज है, तो नेगेटिव चीज का दोनों नेगेटिव आउटकम आएगा कि डिग्रेड नहीं होगा एनवायरमेंट में और बॉडी में एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो दोनों एक साथ जाएंगे क्योंकि दोनों इसके नेगेटिव असर है। और ये चूंकि ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट है, एक नेगेटिव चीज है, केमिकल चीज है, एक रसायन है, तो रसायन का जो इंपैक्ट होगा हमेशा कुछ ना कुछ खराबी होगा। तो ये भी हो गया, ये भी हो गया, तो बोथ विल बी द लाइकली नेगेटिव रिपरकशन ऑफ ब्रोमिनेटेड फ्लेम रिटार्डेंट्स। ठीक है, तो ये पता है ये वाली चीज तो भी कर लेते, नहीं भी पता है थोड़ा सा कॉमन सेंस यूज करते तो भी कर लेते। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इज कार्बन साइकिल। देखो, कार्बन जितनी भी साइकिल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, साइकिल सारे समझना। कार्बन साइकिल, इसमें मैं कोई ट्रिक नहीं बताऊंगा, इसमें तो बहुत आसान है भाई, फोटोसिंथेसिस हटा दो आंसर आ जाएगा। फोटोसिंथेसिस से कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन होता है, ना कि कार्बन का उत्सर्जन, इमिशन नहीं होता, सिक्वेस्ट्रेशन होता है। ठीक है, कार्बन फोटोसिंथेसिस में क्या होता है कि प्लांट जो है कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं, ठीक है, और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। तो बेसिकली इसमें ट्रिक समझो, प्लांट ने कार्बन डाइऑक्साइड ली और ऑक्सीजन छोड़ा, इसका मतलब जो कार्बन है वो इसके प्लांट में एब्जॉर्ब होता गया ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। यही जो प्लांट है बड़ा होता जाता है। कैसे होता जाता है, क्योंकि इसका जो बायोमास है वो बढ़ता जाता है। बायोमास मतलब कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस है, यानी कि उसके अंदर कार्बन और जमा होता जाता है, ऑक्सीजन वो छोड़ता जाता है। ठीक है, तो ये हो गया। तो फोटोसिंथेसिस हटा दोगे आपका ऑप्शन आ जाएगा। खैर, इस क्वेश्चन से एक टेक अवे ये है कि जितने भी आपके साइकिल्स हैं, चाहे कार्बन साइकिल, सल्फर साइकिल, वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, ठीक है, ये सारे साइकिल, ठीक है, ये सारे साइकिल्स को, या फॉस्फोरस साइकिल, ऐसे 4-5 साइकिल्स हैं, ये सारे साइकिल्स पढ़ लेना बहुत इंपॉर्टेंट है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट विल हेल्प यू टू सॉल्व मेनी क्वेश्चंस। ठीक है, जैसे मान लो सल्फर साइकिल पता है, सल्फर अब साइकिल के बारे में अगर मैं बात करूं, अगर मैं सल्फर साइकिल के बारे में बात करता हूं तो एक चीज बता दूं कैसे। अभी 2000 आई थिंक 2019 में देयर वाज अ क्वेश्चन कि स्टबल बर्निंग से कौन कौन सी गैसेस निकलती हैं। ऐसे हर क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो इफ यू नो द साइकिल। अब देखो, जो चट्टानें होती हैं, द रॉक्स हैव सल्फर एंड इन थ्रू रेन दिस सल्फर गेट्स एडेड टू द सॉइल। सॉइल में आ गया सल्फर आपका,
ठीक है, अब जो पौधा उगेगा उस पौधे के अंदर सल्फर आ गया क्योंकि उसकी रूट्स विल एब्जॉर्ब दिस सल्फर, एंड व्हेन यू बर्न दिस क्रॉप, तो सल्फर ऑफ द कंटेन्स इन दिस क्रॉप विल मिक्स विथ ऑक्सीजन ऑफ द एनवायरमेंट एंड इट विल इमिट सल्फर डाइऑक्साइड। आसान है। वैसे ही नाइट्रोजन है, ऑल द प्रोटीन कंपाउंड्स कंप्राइज ऑफ नाइट्रोजन, तो हर प्लांट को नाइट्रोजन की जरूरत होती है। तो जब प्लांट के अंदर नाइट्रोजन है तो व्हेन यू विल बर्न, तो इट विल इमिट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। बहुत आसान है, रटने की जरूरत नहीं है, आपको पता चल जाएगा। ठीक है, वैसे ही कोयला है, कोयला जलाओगे तो क्या निकलेगा? पेड़ के अंदर कार्बन है ही, सेम चीज मैंने सल्फर बताया, सल्फर है ही, नाइट्रोजन है ही। अब यही जो पेड़ की लकड़ी है वो बाद में कोल बनती है, एंड व्हेन यू बर्न दिस कोल, तो कार्बन विल बर्न विथ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर विल बर्न विथ ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन विल बर्न एंड विल इमिट ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो ये सारी गैसेस निकलेंगी कोयला जलाने पे। आसान है, but you can solve all these questions when you have clear understanding of the cycles. So before this prelims, just go through these different cycles. You will be able to solve at least 1 or 2 questions in UPSC prelims. ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 32। अब ये क्वेश्चन पढ़ो, टेक योर टाइम। क्वेश्चन पूछा है बैंकिंग करस्पॉन्डेंट के बारे में, ठीक है, या बिजनेस करस्पॉन्डेंट बोल लीजिए, बैंक साथी। जनरली फाइनेंशियल इंक्लूजन लाना इसका पर्पस है, बैंकिंग द अनबैंक्स। ठीक है, यूपीए के सरकार के समय में इस इनिशिएटिव की शुरुआत हुई थी कि जो ब्रिक एंड मोटार सिस्टम को छोड़ के हम लोग गांव में कुछ ऐसे करस्पॉन्डेंट बना दे ताकि वो बैंकिंग सर्विसेज लोगों को मुहैया करा सके। तो अब ये गवर्नमेंट का इनिशिएटिव है, और जैसा कि मैंने बताया था कि गवर्नमेंट का जो भी इनिशिएटिव होता है हमेशा उसका पॉजिटिव एस्पेक्ट पूछता है। तो पहला वाला पॉजिटिव है, इट इनेबल्स द बेनिफिशियरीज टू ड्रॉ देयर सब्सिडीज एंड सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स इन देयर विलेजेस। पॉजिटिव। अब इसमें दिमाग नहीं लगाना है कि भाई इसमें जो है ना सिर्फ सब्सिडी ही विड्रॉ कर सकते हैं, सोशल सिक्योरिटी विड्रॉ नहीं कर सकते, ये सब ना एक्स्ट्रा बुद्धि नहीं लगानी है। Always keep this thing in your mind that UPSC questions, prelims, especially prelims questions are set keeping first attempt वाला student in mind। बच्चे को ध्यान में रख के यूपीएससी का प्रीलिम सेट किया जाता है, जिसको हम कहते हैं ना बिगनर्स लक। तो बिगनर्स लक होता नहीं है, इट्स अ ट्रैप। ठीक है, पहले अटेम्प्ट वाला जो बच्चा है ना उतना दिमाग नहीं लगाएगा कि सब्सिडी है और सोशल सिक्योरिटी नहीं होगा, दोनों में से कोई एक ही होगा। वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, सरकार ने इनिशिएटिव शुरू किया है, इसका मतलब कुछ अच्छा ही होगा। तो हमेशा याद रखना, ये भी एक पॉजिटिव है इसका। फिर इट इनेबल्स द बेनिफिशियरीज इन रूरल एरियाज टू मेक डिपॉजिट्स एंड विड्रॉवल। अब इसमें भी दिमाग नहीं लगाना कि नहीं भैया डिपॉजिट नहीं ले सकते, ये सब कैसे, ये सब नहीं हो सकता, सिर्फ सब्सिडी विड्रॉ करना है। ठीक है, इसमें बस ये सोचो गवर्नमेंट की स्कीम है पॉजिटिव, हमेशा उसका पॉजिटिव इंपैक्ट पूछेगा। तो दोनों ही स्टेटमेंट सही है, यानी कि सी विल बी आवर राइट आंसर। मोस्ट ऑफ द टाइम, हमेशा याद रखिए, मोस्ट ऑफ द टाइम पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ ए गवर्नमेंट स्कीम इज आस्क्ड। ठीक है, statements are framed as such that it highlights the good works of the government, क्योंकि यूपीएससी जो बॉडी है उसमें भी they are appointed by the government only, तो they have their own appeasement mechanism। ठीक है, उनको भी तो चमचागिरी करनी है, उनको भी तो अपनी नौकरी बचानी है कि नहीं बचानी है। वो ये थोड़ी कहेंगे कि सरकार की स्कीम को गलत उस पर थोड़ी दिखाएंगे। ठीक है, तो ये याद रखेंगे कि जनरली पॉजिटिव इंपैक्ट पूछता है। ठीक है, सरकारी कोई स्कीम होगी, मैं आगे और भी कुछ क्वेश्चंस आई विल बी डिस्कसिंग, आई विल हाईलाइट दिस थिंग टू यू कि जनरली पॉजिटिव एस्पेक्ट्स ऑफ अ पर्टिकुलर स्कीम इज आस्क्ड। ठीक है, अब ये देखो 37, with reference to Agni 4 missile, which of the following statement is correct? It is a surface to surface missile, it is fueled by liquid propellant only, it can deliver 1 ton nuclear warhead about 7500 किलोमीटर अवे। ठीक है, अब ये देखो, अब इसमें जो ओनली शब्द है ये हटा सकते हैं कि इट इज फ्यूल्ड लिक्विड प्रोपेलेंट ओनली, ये हटा दो।
ठीक है, तो 2 हटा दिया तो ये हट गए, ठीक है, बी और डी हट गया, अब बचा सी और ए। एक चीज हमेशा ये भी याद रखना कि जनरली किसी भी स्टेटमेंट में अगर कोई नंबर दिया है तो जनरली गलत होता है। नंबर दे देगा कि इतने किलोमीटर तक जाएगा या ये सब जाएगा, एकदम एग्जैक्ट नंबर दे दे, ठीक है, एग्जैक्ट नंबर देगा तो जनरली गलत होगा, ठीक है। एक तो लॉजिक ये है कि भैया अग्नि 5 ये इतने दूर तक जाती है, अग्नि 4 थोड़ी जाती है, अग्नि 4 इज नॉट इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल, अग्नि 5 इज, ठीक है। एक तो ये है कि नॉलेज है तो कर लिया, नहीं है तो ये याद रखना कि जिस स्टेटमेंट में नंबर दिया हो और कोई बात बहुत दावे के साथ कही जा रही है कि भाई 7,500 किलोमीटर तक जाएगी, तो स्टेटमेंट गलत होगा, ठीक है, वो स्टेटमेंट गलत होगा। तो जो ए है विल बी और राइट आंसर, ठीक है। नहीं पता था फिर भी कर लिया आसानी से, बड़े आराम से। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। विथ रेफरेंस टू द टू नॉन कन्वेंशनल एनर्जी सोर्सेज कॉल्ड कोल्ड बेड मीथेन एंड शेल गैस। देखो पहली चीज तो ये है कि रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फॉर यूपीएससी। चाहे सोलर एनर्जी हो, विंड एनर्जी हो, टाइडल एनर्जी हो, कोल बेड मीथेन हो, मीथेन हाइड्रेट हो, हाइड्रोजन एनर्जी हो, शेल गैस हो, कोई भी एनी रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में जब भी आप पढ़ते हैं, जस्ट रीड इट वेरी थॉरली विथ एक्सट्रीम विथ अ पिन पॉइंट एक्यूरेसी एंड फोकस, ठीक है। पूछेगा ही पूछेगा विद हाई प्रोबेबिलिटी, ये यूपीएससी का फेवरेट टॉपिक। कोल बेड मीथेन इज द प्योर मीथेन गैस extracted from coal seams, while shell gas is a mixture of propane and butane only. प्रोपेन और ब्यूटेन ओनली दिया है तो ये हो गया गलत। देखो शेल गैस में भी मीथेन होती है, प्राइमरली शेल गैस इज ऑल्सो मेड ऑफ मीथेन, इट ऑल्सो हैव सम अदर गैसेस लाइक प्रोपेन एंड ब्यूटेन। खैर अगर ये नहीं पता है तो ओनली शब्द से आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं, ठीक है, ओनली इसे एलिमिनेट कर सकते हैं। और ये सेडिमेंट्री रॉक में नहीं पाई जाती है, ये शेल रॉक स्ट्रक्चर में पाई जाती है, इंपरवियस रॉक स्ट्रक्चर में पाई जाती है, ठीक है। that is also a type of sedimentary only, but it's not a fine grained sedimentary rock. Anyways, impervious होता है, that's why it requires horizontal drilling, that is called fracking, ठीक है। तो प्रोपेन और ब्यूटेन ओनली ये हट गया। इन इंडिया abundant coal bed methane sources exist but there is no shell gas source have been found, no शब्द जुड़ा है। कोई बात बहुत दावे के साथ कही जा रही है कि भाई इंडिया में तो शेल गैस का कोई सोर्स मिला ही नहीं है, ठीक है, तो ये भी गलत है। मान लो कि 2014 के, ठीक है, इसको याद रखो, आई थिंक पेपर 2014 का वाज इन अप्रैल और समथिंग ऐसा ही कुछ था, अप्रैल या मई कुछ ऐसा था। तो मान लो कि जब पेपर आया अप्रैल में, ठीक है, और रिजल्ट मान लो आएगा जून में, और आंसर की और जो सोल्यूशन आएगा वो बहुत आएगा 1 साल बाद। उसी बीच में मान लो किसी ने, ठीक है, शेल गैस खोज लिया तो आंसर की गलत हो जाएगी, ठीक है, आंसर की गलत हो जाएगी। तो ये है, तो आंसर की गलत हो जाएगी, यूपीएससी फिर वही कोर्ट कचहरी, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, फिर कुछ लोग अटेम्प्ट मांगेंगे, फिर आंसर की, फिर वो पूरा लिटिगेशन चालू हो जाएगा। तो डेट्स वाई यूपीएससी बचती है रिस्क लेने से, रिस्क लेने से बचती है। याद रखना कि मान लो कि 2 महीने जब तक क्वेश्चन पूछा और आंसर रिजल्ट आया, उसी के बीच में अगर मान लो कि मिल जाए तो क्या होगा, शेल गैस कहीं पे सोर्स किसी ने खोज लिया, क्योंकि रोज ही भाई साइंटिस्ट इधर उधर लेके वो खुरपा फावड़ा खोज ही रहे, ठीक है, ओएनजीसी खोज ही रही है, उधर अंबानी भाई भी, वो भी लगे हुए हैं, सब लोग खोज रहे हैं पूरा निचोड़ने के चक्कर में, ठीक है। अगर ये हो जाएगा तो फिर दिक्कत हो जाएगी ना, तो दैट्स वाई, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसके पीछे ये लॉजिक है कि भाई मान लो कि अगर मिल गया तो क्या करोगे,
तो वाई टू प्ले सच टाइप ऑफ रिस्क, ऐसा ग्रे एरिया में क्यों खेलना, यूपीएससी ग्रे एरिया में नहीं खेलती है। समटाइम्स वी एज अ कोचिंग इंस्टीट्यूट वी प्ले, बट यूपीएससी डजंट। क्वेश्चन नंबर 42, next question is question number 10. In India, the problem of soil erosion is associated with which of the following? बहुत से लोग, मेरे बैचमेट्स ने बहुत दिमाग, जो मेरे साथ पेपर दे रहे थे, बहुत दिमाग लगाया कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट भी होना चाहिए सॉइल इरोजन का एक रीजन। ठीक है, मैं हमेशा कहता हूं देखो ना, बहुत दिमाग नहीं लगाना है यूपीएससी के पेपर में, बहुत दिमाग नहीं लगाना है। और एक और चीज बताऊंगा, एक गोल्डन थिंकिंग बताऊंगा, कि जब भी किसी क्वेश्चन को करते समय ये फीलिंग आए कि दिस क्वेश्चन कुड हैव बीन सॉल्व्ड ओनली बाय यू, कि सिर्फ आप ही सही कर रहे होंगे और मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन जो है, कैंडिडेट है, वो गलत कर रहे हैं, तो ये याद रखना कि ये एकदम अदर वे अराउंड होगा। यू विल बी द वन हु विल बी मार्किंग इट रॉन्ग, क्योंकि आपको लगेगा कुछ आपने नायाब लॉजिक सोच लिया है जो बाकी लोगों को नहीं क्लिक करेगा, तो जिसकी वजह से सिर्फ आप ही का सही होने जा रहा है ये क्वेश्चन और बाकी सब लोग गलत करेंगे। अगर आपको ऐसा लग रहा है उस क्वेश्चन को सॉल्व करते समय, तो आप हमेशा याद रखिए कि आप गलत कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों ने बोला, सोचा, जो शाणे लोग थे, कि ट्रॉपिकल क्लाइमेट होगा क्योंकि यहां पर जो है मोर रेनफॉल एंड ऑल दिस थिंग्स, एंड बिकॉज ऑफ मोर रेनफॉल सॉइल इरोजन एंड वाटर इरोजन विल बी हाई। ठीक है, लेकिन ये भी तो देखो, ट्रॉपिकल क्लाइमेट है तो उतने ही ज्यादा तो पेड़ पौधे भी होंगे, उतनी ज्यादा घास, पेड़ पौधे, वेजिटेशन भी तो होगा, तो वो तो काउंटर इफेक्ट करेगा ना। ठीक है, तो जनरली प्रॉब्लम ऑफ सॉइल इरोजन इज और कैनॉट बी ड्यू टू ट्रॉपिकल क्लाइमेट। टेरेस कल्टीवेशन होगा नहीं, क्योंकि सॉइल इरोजन एक नेगेटिव चीज है, टेरेस कल्टीवेशन एक पॉजिटिव चीज है। बेसिकली सॉइल इरोजन को रोकने के लिए टेरेस कल्टीवेशन होता है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, ज्योग्राफी पढ़ोगे तो। ये हो गया गलत, 1 होगा नहीं, 3 होगा नहीं, तो 2 विल बी आवर राइट आंसर। मैंने कुछ गलत कर दिया क्या? अच्छा, टेरेस कल्टीवेशन और डिफॉरेस्टेशन। टेरेस कल्टीवेशन नहीं होगा एक्चुअली, इसका बी आंसर होगा, इसको बी कर लो। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 48, क्वेश्चन नंबर 11 पूछा है कि भाई ये सारे हिल्स दी हुई हैं, इसमें देखो कोई ट्रिक नहीं है, बस ये बताना चाह रहा हूं कि ये पूरा रिसर्च कर लेना, ये सारे हिल्स के बारे में पता कर लेना। ठीक है, कोरोमंडल कोस्ट कहाँ है, कोंकण कहाँ है, ये सारे हिल्स कहाँ पर हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि 2014 में ये पूछा है, ठीक है, अगले साल ना मिकिर हिल्स के ऊपर कुछ क्वेश्चन पूछ देगा, या महादेव हिल्स के ऊपर कोई क्वेश्चन पूछ देगा। ठीक है, तो थोड़ा सा रिसर्च कर लेना इन सारे हिल्स के बारे में। Definitely this question, these hills, they are going to be asked again in some other dimension with some other perspective. ठीक है, तो थोड़ा सा पता कर लेना। ठीक है, चलो अब अगला देखते हैं। The scientific view is that the increase in global temperature should not exceed 2 degrees Celsius above pre-industrial level. If the global temperature increases beyond 3 degrees Celsius above the pre-industrial level, what can be the possible पूछा है, impact on the world, possible impact. So terrestrial biosphere tend towards a net carbon source. ठीक है, अब ये थर्ड वाला स्टेटमेंट पढ़ो, ऑल द ग्लोबल वेटलैंड विल परमानेंटली डिसअपियर। जितने भी वेटलैंड हैं वो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाएंगे। ऑल द ग्लोबल वेटलैंड, कोई वेटलैंड नहीं बचेगा। इज इट पॉसिबल? ऐसा हो नहीं सकता, राइट? क्योंकि अगर आप अर्थ देखोगे, ठीक है, तो यहां पे जो टेम्परेचर है जनरली 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, एवरेज टेम्परेचर इधर टेम्परेट रीजन में। सपोज एवरेज टेम्परेचर जो है 20 डिग्री सेल्सियस रहता है, अगर मान लो कि 23 डिग्री सेल्सियस भी हो जाएगा तो वेटलैंड थोड़ी समाप्त हो जाएगा। दैट इज नॉट पॉसिबल, राइट? बहुत ही एक बात दावे के साथ कही जा रही है, इसका मतलब ये गलत, थर्ड वन विल बी रॉन्ग, तो सी और डी हट गए। फिर कल्टीवेशन ऑफ सीरियल्स विल नॉट बी पॉसिबल एनीवेयर इन द वर्ल्ड। कहीं पर भी सीरियल्स आप नहीं उगा पाएंगे, कहीं भी, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। ठीक है,
भाई अगर मान लो इक्वेटर पे मीन एवरेज टेम्परेचर 35 डिग्री सेल्सियस रहता है तो यहाँ पे हो सकता है कि ना उगा पाए, लेकिन जहां पर मान लीजिए कि 22 डिग्री रहता है, यहाँ पर अगर ये मान लीजिए कि 24 डिग्री रहने लगे तो भी डेट विल बी पॉसिबल। ठीक है, तो ये भी बात दावे के साथ कही जा रही है, तो ये भी कट गया, तो 4 भी कट गया। खैर 4 का तो कोई है ही नहीं। अब ये देखना है कि 1-2 होंगे या 1 होंगे। तो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर टेंड टुवर्ड्स अ नेट कार्बन सोर्स। जो टेरेस्ट्रियल बायोस्फीयर है वो कार्बन नेट कार्बन सोर्स बन जाएगा। ऑब्वियस सी बात है, बहुत सारी वो होगा तो कार्बन सिक्विस्ट्रेशन से ज्यादा कार्बन इमिशन होगा। वाइड स्प्रेड कोरल मोर्टेलिटी विल अकर। ऐसा भी नहीं, देखो अब ये स्टेटमेंट में ऐसा नहीं कह रहा है कि सारे कोरल्स दुनिया की मर जाएंगी, ऐसा नहीं कह रहा है कि ऑल द कोरल्स इन द वर्ल्ड विल डाई और देयर विल बी complete annihilation of corals and all these things and complete all the corals of entire world will face the risk of coral bleaching and everything or they will be wiped off. ऐसा तो कुछ स्टेटमेंट कह नहीं रहा है, कह रहा है there will be a widespread coral mortality। ठीक है, तो सही बात है, हो सकता है अच्छी खासी कोरल्स की जनसंख्या मर सकती है। ऐसा तो नहीं कह रहा कि सारी मर जाएंगी, अच्छी खासी मर जाएंगी ऐसा बोल रहा है। ठीक है, तो 1 and 2 both will be right, B will be our right answer। ठीक है, अगला क्वेश्चन। देखो क्वेश्चन नंबर 64 जो है, ठीक है, इसमें थोड़ा सा मुझे डाउट है। देखो मेरे हिसाब से डी शुड बी आवर राइट आंसर। नीम ट्री से नीम ऑयल बनता है जिससे पेस्टिसाइड बनती है, ये भी होगा। नीम सीड्स का इस्तेमाल देखो बायोफ्यूल बनाने के लिए होता है और डिटर्जेंट्स बनाने के लिए भी होता है। ठीक है, तो 1, 2 and 3 तीनों ही सही होना चाहिए, लेकिन मैंने आंसर की चेक करी थी तो उसमें सिर्फ दिया था कि 1 and 3 सी ऑप्शन दिया था। ठीक है, मुझे थोड़ा सा विश्वास नहीं हुआ, मैंने शायद आंसर की कहीं गलत तो नहीं देख ली, लेकिन ऐसा ही था। खैर याद रखना ऐसा क्वेश्चन होगा तो सारे ऑप्शन सही होंगे। नीम ऑयल, देखो नीम एक अच्छी चीज है, पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव चीज का ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट है, इसका ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट है। हॉस्पिटल डिटर्जेंट बायोफ्यूल बना सकते हैं, ये भी पॉजिटिव इंपैक्ट है, तो पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ जाएगा। ठीक है, तो ये तीनों ही ऑप्शन सही होंगे। क्वेश्चन नंबर 66 पूछा है भाई कि इन द एडिशन टू fingerprint scanning which of the following can be used for biometric identification of a person। ठीक है, ये मैंने गलत कर दिया था when I was giving this attempt, मुझे लगा कि भाई वॉइस रिकॉग्निशन वाला नहीं होगा। ठीक है, तो मैंने सिर्फ 1 ओनली कर दिया था, लेकिन इसमें सारे होंगे भाई। आइरिस स्कैनिंग भी कर सकते हैं, रेटिनल स्कैनिंग भी करते हैं, वॉइस रिकॉग्निशन, सारी चीजों का इस्तेमाल आप बेसिकली बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन के लिए कर सकते हैं। इसमें ना बहुत दिमाग नहीं लगाना है कि भाई वॉइस रिकॉग्निशन नहीं होगा, क्योंकि बहुत सारे लोग तो मिमिक्री करके आवाज भी वो कर सकते हैं। ठीक है, देखो बहुत ओवर थिंकिंग, अवॉइड ओवर थिंकिंग इन यूपीएससी प्रीलिम्स। जितना ज्यादा दिमाग लगाओगे टेढ़े मेढ़े लॉजिक दिमाग में आएंगे और यू विल एंड अप मार्किंग इट रॉन्ग। ठीक है, आप फिर दिमाग लगाओगे अरे नहीं वॉइस रिकॉग्निशन में नॉट बी अ वेरी गुड वे ऑफ बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन बिकॉज पीपल कैन फेक देयर वॉइस एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो अभी वो वाला सीन तो है नहीं। जब बचपन में मतलब ये था, जब लैंडलाइन था तो अभी लड़की घर पे फोन करना है तो लड़की की आवाज में बात किया, फिर बोला अंकल या आंटी सीता या गीता है घर पे, फिर फोन ले लिया, फिर बात करने लगे। ऐसा तो है नहीं, वो सारी ट्रिक्स पुरानी टेक्निक है। तो ये नहीं करना है, ओवर थिंकिंग नहीं करनी है, ओवर मैनिपुलेशन भी नहीं करना है। ठीक है, जस्ट हैव अ सिंपल प्लेन थिंकिंग प्रोसेस। जितना सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड सोचोगे उतना ही आसान होगा एंड द एक्यूरेसी लेवल ऑफ योर आंसर्स विल इंप्रूव। ठीक है, तो ये है, बहुत सारा नहीं सोचना। चलो, मेज कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, सही बात है। ऑल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज कैन बी यूज फॉर फीडस्टॉक ऑफ बायोडीजल, सही बात है। देखो मेज पूछा है, ये भी एक इवॉल्विंग टेक्नोलॉजी है कि मेज का और क्या क्या इस्तेमाल हो सकता है। ठीक है,
फिर अल्कोहलिक बेवरेजेस कैन बी प्रोड्यूस बाय यूजिंग मेज। अब मेज के क्या क्या पॉसिबल आउट पूछा है, यूटिलाइजेशन, तो सारे हो सकते हैं। कैन बी यूज्ड पूछा है, स्टेटमेंट में दिया है कि कौन से स्टेटमेंट सही है। कैन बी यूज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ स्टार्च, ठीक है, इसमें देखो कैन बी यूज, हो सकता है, कैन बी, इसमें भी देखो कैन बी शब्द की हो सकता है, यहां पे भी कैन बी, कोई भी बात दावे से नहीं कही जा रही है। कैन बी, ऐसा नहीं बोला कि इट इज यूज फॉर, ये इट इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ बायोडीजल। देखो अब ये होता कि ऑयल एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम मेज इज यूज फॉर बायोडीजल, ये होता तो ये हो सकता था कि भाई यूज होता है कि नहीं होता है, फिर उसमें आप सोचोगे कि नहीं मेज तो भाई ईडेबल क्रॉप है, तो बायोफ्यूल पॉलिसी में तो ईडेबल क्रॉप्स का इस्तेमाल नहीं दिया गया है, भाई सरकार बोले नहीं खाने का सामान खाने के लिए यूज हो, ये सब लॉजिक तब लगाना है। इसमें बोला कि हो सकता है क्या, तो हो सकना है तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है, तो ऑल द थ्री स्टेटमेंट्स विल बी राइट, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 96 देखते हैं। एक चीज याद रखना कि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के सामने अथॉरिटी शब्द लगा हुआ है तो ये हमेशा स्टैट्यूटरी बॉडी होगी मोस्ट ऑफ द टाइम, ठीक है, बिकॉज अथॉरिटी का मतलब क्या है, अथॉरिटी का मतलब है उसके पास पावर है, एंड पावर कैसे आती है, कोई लॉ के थ्रू आती है, लॉ के थ्रू, ठीक है। अथॉरिटी यानी प्राधिकरण बोलते हैं हिंदी में, ठीक है, तो अथॉरिटी है, अथॉरिटी, एनी बॉडी कैन बी ऑथराइज ओनली थ्रू अ लॉ, एंड इफ लॉ इज मेड देन ऑब्वियसली इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो ये याद रखना कि जैसे टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, यस इट इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है। तो ये हो गया सही, तो पहला वाला हो गया है हमारा, मतलब कि दूसरा वाला स्टेटमेंट सही है, अब यानी कि एक तो एलिमिनेट हो गया। अब नेशनल गंगा रिवर बेसिन अथॉरिटी चेयर्ड बाय प्राइम मिनिस्टर, भाई ये लगभग सबको ही पता होता है, इतना तो पता होना चाहिए, ठीक है, तो ये हट गया, ठीक है, ये हट गया। अब बात आएगी बी या डी में से कंफ्यूजन है, यहां पर थोड़ा सा नॉलेज का यूज होगा। फिर यहां पे होगा एनिमल वेलफेयर बोर्ड जो है वो इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू नहीं आता है, बल्कि प्रिवेंशन ऑफ क्रुएल्टी अगेंस्ट एनिमल्स के थ्रू आता है, इस लॉ के थ्रू। एनिमल वेलफेयर बोर्ड वाज मेड बाय द एफर्ट्स ऑफ रुक्मिणी देवी अरुंडाले, if I'm not wrong. She was a animal right activist, and because of her tireless striving, this animal welfare board was created and animal cruelty act was passed. Rukmini Devi Arundale, ठीक है। She is also attributed for revival of Bharatnatyam. Rukmini Devi Arundale, I think she established an institution, some academy, where Bharatnatyam was taught. तो रिवाइवल ऑफ भरतनाट्यम कैन बी एट्रीब्यूटेड टू रुक्मिणी देवी अरुंडाले, ठीक है, ये पता रहना चाहिए। तो ये समझ में आ गया, इसको नोट कर लेना। अथॉरिटी शब्द है तो स्टैट्यूटरी बॉडी होगी, ठीक है। फिर इंटरनेशनल वर्ड जुड़ा हुआ है, बर्ड लाइफ इंटरनेशनल ऐसा कुछ करके। देखो उसके बाद में कुछ लोग बोलेंगे कि इंटरनेशनल मतलब ऐसा नहीं है कि एक लंबा सा नाम है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल टेक्नोलॉजी या ग्लोबल इंस्टीट्यूट, ग्लोबल टेक्नोलॉजी, ग्लोबल इंटरनेशनल, कुछ ऐसा कुछ करके 3-4 शब्द जुड़े हुए, उसमें बीच में इंटरनेशनल आ रहा है, तब जरूरी नहीं है कि वो एक एनजीओ होगी। लेकिन अगर सिर्फ ऐसा है वर्ल्ड लाइफ इंटरनेशनल, एमनेस्टी इंटरनेशनल, ऐसा कुछ दिया हुआ है, ठीक है, तो वो एनजीओ होगी, ठीक है। चलो अब ये देखते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस पेपर। देयर इज सम कंसर्न
regarding the nanoparticles of some chemical elements that are used by the industry in the manufacture of various products. Why? Nanoparticles. ठीक है, कंसर्न पूछा है यानी कि नेगेटिव इंपैक्ट पूछा है, तो सारी चीजें हो सकती है। नेगेटिव पूछा है, फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट भी सारा हो सकता है कि भाई ये इन्वायरमेंट में एक्यूमुलेट हो सकती है, फूड चेन में घुस सकती है, फ्री रेडिकल बन सकती है, शक्तिमान बन सकती है, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, फ्री रेडिकल्स बन सकती है। अब इसमें मत सोचना, ये सोचना नहीं कि यार फ्री रेडिकल तो नहीं होगा, इसमें ना डाउट मत करना कि नहीं फूड चेन में नहीं कैसे घुसेगी, नैनो पार्टिकल कैसे फूड चेन में घुसेगा, बॉडी में एक्यूमुलेट कैसे होगा, ये सब नहीं, ऐसा नहीं सोचना नहीं है। एक टेक्नोलॉजी दी है, पूछा है कि उसके लाइकली नेगेटिव आउटकम्स क्या हो सकते हैं, रेमिफिकेशंस क्या हो सकते हैं, तो लाइकली नेगेटिव रेमिफिकेशन पूछा, इट मींस there can be n number of probability, n number of concerns which can be attributed to this technology, ठीक है, n number of concerns which can be attributed to this technology, तो तीनों ही हो सकता है, तीनों ही नेगेटिव हो सकता है, ठीक है, समझ में आया? क्योंकि ये भी एक फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है, इसके जितने पोटेंशियल यूज हो सकते हैं उतने पोटेंशियल मिसयूज भी हो सकते हैं, गेटिंग इट? नैनो टेक्नोलॉजी से आप हवाई जहाज बना सकते हैं, प्लेन बना सकते हैं, कुछ जूते चप्पल बना सकते हैं, इंसान को औरत, औरत को नहीं, आदमी को औरत, औरत को इंसान, जानवर को इंसान, इंसान को जानवर, हवाई जहाज, कुछ भी, टाइम मशीन, कुछ भी बना सकते हैं, ठीक है, क्योंकि फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी है। टाइम ट्रेवल भी नैनो टेक्नोलॉजी से हो सकता है, अगर कोई पूछे यूपीएससी में सवाल, हाँ हो सकता है। क्या नैनो टेक्नोलॉजी से हम मार्स पे खेती कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं, ठीक है, तो एवरीथिंग इज पॉसिबल। सो इफ फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजी हैज अनलिमिटेड पोटेंशियल यूज, देन इट कुड ऑल्सो हैव एन अनलिमिटेड पोटेंशियल मिसयूज, ठीक है, तो ये सारे मिसयूज हो सकते हैं इसके, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट 2014 डिस्कशन, ठीक है। आने वाले समय में बाकी के और पेपर डिस्कस करेंगे जल्दी जल्दी। एंड वन मोर थिंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज स्टार्ट रिसर्चिंग ऑन प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, ठीक है, उसके ऊपर रिसर्च करने लगो अभी से। अगर टाइम नहीं है तो आई कैन प्रोवाइड हैंड आउट, कॉमेंट सेक्शन में बताना कि अगर जिन लोगों को पीडीएफ चाहिए जिसमें प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन के हिसाब से पूरा फैक्ट रिसर्च करके एक साथ कंपाइल करके दिया हो, तो just do let me know in the comment section. I will definitely try to work for it and provide a compilation, ताकि आपको ये जो हार्ड एफर्ट है, जो मेहनत आप करोगे, अपना हफ्ता 10 दिन बर्बाद करोगे क्योंकि समय कम है, तो यू कैन सेव दैट टाइम, ठीक है। तो वो पीडीएफ में आपको अवेलेबल करा सकता हूँ, करा दूंगा, आप लोग कॉमेंट सेक्शन में डालना, तो आई विल जस्ट कंपाइल इट एंड डिलीवर इट टू यू, ठीक है। तो थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, ऑल द बेस्ट।